आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक के महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे और ये अपने रीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहले अध्याय फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें शुरू करते हैं कि वर्तमान बिहार को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्र और भोजपत्र थे, उन पर लिखी जाती थी। ईसवी संवत का प्रारंभ ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से होता है। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। गंगा घाटी का नगर जो कि मगध का बड़ा राज्य था, गंगा घाटी का नगर है, इसमें 2500 ईस्वी पूर्व में जो क्या था, मगध का बड़ा राज्य था। अब अपना दूसरा चैप्टर शुरू होता है और वो क्या है? खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, होसंगी। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? बुर्जहोम, मेहरगढ़, हल्लूर, महागड्डा और चिरोद हैं। महापाषाणिक पुरास्थल हैं उनमें है ब्रह्मगिरी आदि चंदलूर हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल गुफा है वो आंध्र प्रदेश में है और उसमें राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक काल में ही पूरा पाषाण काल कहते हैं, या आरंभिक काल को ही क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आरंभिक, फिर मध्य और फिर आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है मेसोलिथ 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले। लघु पाषाण काल को हम कहते हैं माइक्रोलिथ। नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले से मानी जाती है। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, और बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास का स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन करना सीखा था। मेहरगढ़ से आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं तथा प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ की कब्र से मृतक के साथ में बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। स्थायी बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष पहले माना जाता है। अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, आरंभिक नगर। शुरू में नगर कैसे थे? रेलवे लाइनें बिछाने के दौरान किस क्षेत्र से ईंटें निकाली गई? हड़प्पा से निकाली गई थी। नगर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसे मगरदुर्ग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार प्रसिद्ध है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह के अवशेष भी मिले हैं। लेखन कला का प्राचीनतम अवशेष हड़प्पा की मोहर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे जिस पर जानवरों के चित्र मिलते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, या मेहरगढ़ से कपास के। फेयन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोगों द्वारा क्या आयातित किया जाता था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। तांबे का आयात राजस्थान से, सोने का आयात था वो कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल स्थित है, कहाँ पे है? गुजरात में। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया। पतन नगर या लोथल पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात है, गुजरात में स्थित है। अब हम अपना अध्याय 4 शुरू करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन हैं? अग्नि, इंद्र और सोम हैं। ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? जन और विष का। वैदिक धर्म की स्थापना आर्यों के द्वारा की गई। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके और सेक पाए गए। चिकित्सा शास्त्र पर चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। प्रारंभ में दस्यु या दास उन्हें कहा जाता था जो यज्ञ नहीं करते थे। और अब हम अपना शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में समाज में पाए जाने वाले समूह कौन कौन से थे? पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि थे। 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण है वो वेदों का अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ करता है। क्षत्रिय लोग हैं वो युद्ध करना व जनता की रक्षा करने का काम करते थे। वैश्य जो वैश्य थे वो कृषक या व्यापारी व पशुपालक का काम करते थे। और शूद्र थे वो तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करते थे। क्षत्रियों और वैश्यों को यज्ञ करने का अधिकार था। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी कि लोगों के बसने की जगह है। महाजनपदों के समय की प्रचलित मुद्रा या सिक्के क्या थी? आहत सिक्के थे। महाजनपद काल में कृषकों से लिया जाने वाला कर था उसे हम भाग कहते हैं, और भाग है वो उपज का 1/6 लेते थे। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार व अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के पुत्र उदयिका ने सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। मगध की राजधानी वैशाली। अन्य कौन कौन सी थी? पाटलिपुत्र व राजगृह हैं। अब हम अपना शुरू करते हैं अध्याय नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। उपदेश की भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। अब दर्शन और उनके संस्थापक कौन कौन हैं? तो वैशेषिक इनके संस्थापक हैं ऋषि कणाद। न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम। सांख्य दर्शन के हैं वो कपिल। और योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। पूर्व मीमांसा है उस दर्शन के कौन हैं? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के हैं व्यास हैं। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक संस्थान पर लिखी गई। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं? विनय पिटक है उसमें संग्रहित किए गए हैं। काले गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम अपना शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7 और इसमें क्या है? एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था वो कौन सा था? सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य
322 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व इनका काल था। अशोक का शासन काल 268 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। चाणक्य की पुस्तक है, कौन सी है? अर्थशास्त्र। अशोक के साम्राज्य की राजधानियां कौन कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थी। नजराना क्या है? नजराना एक कर था जो अनियमित रूप से लिया जाता था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 तो बुर्ज थी और 64 द्वार थे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात धम्म की नीति अपनाई। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया था। बृहद्रथ किसके द्वारा के मारा गया? सेनापति जो पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग है, उनके द्वारा मारा गया। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश। शुंग वंश ने शासन किया था। और अब अपना शुरू होता है चैप्टर नंबर 8 या अध्याय नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलता, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर या दास कड़ेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, जिनका संकलन मदुरै के कवि सम्मेलनों में किया गया। गुजरात स्थित भरूप का यूनानी नाम बेरीगाजा था। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। मुवेंदार शब्द का प्रयोग चोल, चेर तथा पांड्य शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता था। चोलों का मुख्य पतन वुहार या कावेरीपट्टनम में हुआ था। जो पांड्य थे उनकी राजधानी मदुरै थी। सातवाहन शासक का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के ही शासक थे। कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा था। भारत आने वाले चीनी यात्री कौन कौन थे? फायान, हेनसांग और इत्सिंग थे। किस चीनी यात्री ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था? हेनसांग ने अध्ययन किया था। अशोक का शासनकाल 272 से लेकर के 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व। कनिष्क का शासनकाल 78 से लेकर के 100 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर के 647 ईस्वी। और चीनी यात्री हेनसांग का भारत आगमन 630 से लेकर के 643 ईस्वी में हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हम शुरू करते हैं अपना अध्याय नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर
खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखा गया है, तो वो समुद्रगुप्त हैं, उनको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासकों ने अधीनता स्वीकार की थी। किस शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत चलाया, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वे थे गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट किसके दरबार में दरबारी कवि था? बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो हेनसांग थे वो भारत आए थे। पल्लवों की राजधानी है वो कांचीपुरम है। चालुक्यों की राजधानी है वो ऐहोल है। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। प्रसिद्ध चालुक्य वंश है पुलकेशिन द्वितीय का था। इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के आगे बढ़ने से रोका। हरिशेन समुद्रगुप्त है, उनका दरबारी था। महादंडनायिका मुख्य न्याय अधिकारी के पद पर था। सार्थवाह व्यापारियों के काफिलों का जो प्रधान होता था उन्हें सार्थवाह कहते थे। संधि विग्रहक युद्ध व शांति विषयों का मंत्री होता था और कुलिक मुख्य शिल्पकार होता था। धन्यवाद। करते हैं अध्याय नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। कांसा मिश्र धातु है और यह किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और टीन से मिलकर के बनी होती है। लौह स्तंभ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मेहरौली दिल्ली में। कुतुब मीनार परिसर में 7.2 मीटर ऊंचा है। चारों ओर परिक्रमा करने के वर्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। तमिल महाकाव्य शिल्प पदिकाराम की रचना इलांगो नामक कवि ने की और मणिमेखलई की रचना सतनार ने की थी। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे से आगे ऐसे ही बेस्ट नोट्स हैं वो मिलते रहें। धन्यवाद।